मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया, पहली बार $1 का भाव 82 रुपए के पार, 82 रुपए 42 पैसे का निचला स्तर छुआ। इस साल अब तक 10% से ज्यादा की गिरावट। रुपए की कमजोरी ने बढ़ाई बाजार की चिंता, बैंक निफ्टी 400 अंक से ज्यादा फिसला, निफ्टी भी करीब 0.5% कमजोर, मिड कैप शेयर्स में भी दबाव। अगर आप लास्ट 25 साल में इंडियन मार्केट को देखें तो करीब 14% रुपी रिटर्न रहा है। वॉरेन बफेट का लास्ट 25 साल का रिटर्न है 8.9% पर एनम और यूएस मार्केट का रिटर्न है 8% पर एनम। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अंशु सिंघल से खास बातचीत में बोले समीर अरोड़ा, भारत में निवेश न करके वॉरेन बफेट ने किया अपना नुकसान, कहा बैंक फाइनेंशियल सेक्टर में है बड़े मौके। पूरा इंटरव्यू आज शाम 7:27 पर। दूसरी तिमाही में अच्छे अपडेट से चमका टाइटन, 5% उछलकर वायदा का टॉप गेनर बना। Q2 में 18% बढ़ी कंपनी की सेल्स, गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट में दिखी डबल डिजिट ग्रोथ। अच्छे अपडेट के बाद कल्याण ज्वेलर्स भी 4% ऊपर। बाजार पर नजर डालें, काफी प्रेशर है इस वक्त। 450 पॉइंट बैंक निफ्टी और 75 पॉइंट निफ्टी में कमजोरी है। रुपया 82 रुपए 39 पैसे पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 51 पैसे कमजोर हुआ है आज और तगड़ा दबाव है। इसकी वजह से जो इन कंपनियों को डॉलर की बहुत ज़रूरत होती है अपने इंपोर्ट के लिए, उन पे भी प्रेशर है। ऑल मार्केटिंग कंपनीज को आप देखिए, सब में दबाव है। एक तो प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे, ऊपर से डॉलर की ज़रूरत है और वो प्रेशर साफ दिख रहा है यहाँ पे। और अब धीरे धीरे एडवांस डिक्लाइन रेशियो गिरने वाले शेयर्स के फेवर में गया है। 1411 शेयर वीक हैं, 1358 शेयर मजबूती के साथ कामकाज करें। ऐसे में एक व्यू ले लेते हैं मार्केट पे क्या करना चाहिए आपको, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं 5paisa.com के रुचित जैन। रुचित, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या अप्रोच है आप लोगों का निफ्टी पे इस समय? जी रुचित, शायद कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन मार्केट तब तक और आपको अपडेट बता दूं मैं। इस समय टॉप गेनर के तौर पर निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको टाइटन ही मिलेगा। मारुति सुजुकी में भी थोड़ी रौनक दिख रही है, भारतीय एयरटेल सस्टेन कर रहा है, लेकिन दबाव कहाँ पे है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, महिंद्रा, JSW स्टील और टाटा कंज्यूमर्स, ये स्टॉक्स में भी प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स में अगर आप डालेंगे तो टाइटन ऑब्वियसली सबसे ऊपर है, लेकिन टाटा केमिकल्स में भी एक अच्छी तेज़ी आज बनती हुई देखने को मिल रही है। और दबाव कहाँ पे है? सीमेंट कंपनियों में, डालमिया भारत, रैमको सीमेंट, IDFC फर्स्ट बैंक भी आज 4.5% नीचे है। इंटरग्लोब एविएशन में भी करीब 3.5% की कमजोरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने फेस्टिवल थीम की और बातचीत करते हैं पूर्वांकरा के मैनेजमेंट से। कंपनी के CEO अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। हम लोग इस शो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि फेस्टिवल सीजन कैसा चल रहा है, खास तौर पे अब आपकी कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर वाइज और खास तौर पे आपकी कंपनी पे भी। तो पहला बिल्कुल बेसिक सवाल, कैसा जा रहा रियल एस्टेट का ये दौर, बावजूद इसके कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं? नीरज, धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर आज की डेट में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस से निकल रहा है और डिमांड काफी हाई है मार्केट में अक्रॉस द कंट्री। सप्लाई इनफैक्ट कमी हो रही है, डिमांड सप्लाई में गैप दिखाई दे रहा है और नए लॉन्चेस जो आ रहे हैं वो जितनी सप्लाई और जितनी डिमांड है उसके हिसाब से कैचअप नहीं कर पा रही है। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एक फ्रंट रनर इंडस्ट्री है और ये डिमांड सस्टेनेबल दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट की आपने बात की बढ़ने की, उसमें जो भी बढ़ोतरी हुई है उससे कोई मेजर इम्पैक्ट EMI पे आज नहीं हुआ है। इनफ हेडरूम है। देखिए, ट्रेडिशनली 45% आज की डेट में सेविंग है रियल एस्टेट में लोगों की एवरेज, और जो ट्रेडिशनल बेंचमार्क है वो करीब 55% के आसपास रहा है। तो एक 10% का हेडरूम है वहां पे। दूसरा ये कि जो सैलरी इंक्रीजेस हुई हैं, जो ग्रोथ हुई है लास्ट 1.5 years में, वो सैलरी इंक्रीज से कंपेयर करने पे EMI और जो प्राइसेस की ग्रोथ है वो इतनी नहीं हुई है। तो काफी हेडरूम है और मुझे लग रहा है लोगों को वैल्यू दिखाई दे रही है और एक अपस्विंग में है रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें आपको प्राइस अप्रिसिएशन कंटिन्यू हुआ दिखाई देते हो। तो मुझे लग रहा है कि
अच्छे से डिमांड सस्टेनेबल रहेगी आगे फेस्टिव सीजन में। अभिषेक, हम लोग खबरें पढ़ते रहते हैं कि तमाम अलग अलग मार्केट्स में कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा रजिस्ट्रेशन के जरिए हम लोगों को पता चलता है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आती रहती हैं। तो अगर आप कंपेयर करके हमें ये समझा सकें कि पिछले सालों के मुकाबले या बीच का कोविड पीरियड आप छोड़ दें, उससे पहले किस तरीके की कंपैरेटिव ग्रोथ आपको इस सीजन में देखने को मिल रही है? देखिए, जो अभी समझ में यही आ रहा है कि जैसे हमारा लास्ट क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखें तो पिछले साल के मुताबिक ऑलमोस्ट 60% हायर सेल्स थी हमारी, राइट? तो और वो सबसे वीक क्वार्टर है। तो जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली लास्ट ईयर जो हमारे न्यू लॉन्चेस और अंडर कंस्ट्रक्शन में सेल्स की ग्रोथ थी वो 50% थी। तो ये जनरली सेक्टर में ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो देयर इज़ नो एक्सपायरी कि उसका डिमांड कभी भी एक्सपायर होता है। पेरिशेबल नहीं है। डिमांड सिर्फ पेंट अप होता है और वो पेंट अप होकर के एक ना एक बार वापस आता है। तो आज की डेट में लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि ये करेक्ट मार्केट सिचुएशन है जिसमें उनको बाइंग डिसीजन लेना चाहिए। और पोस्ट कोविड में तो ये सारी पेंट अप डिमांड के साथ-साथ जो नॉर्मल डिमांड है वो भी आ रही है। इसकी वजह से हमें ये ग्रोथ नज़र आ रही है। तो ये जो शानदार ट्रेंड चल रहा है, ये अभी चलता रहेगा या कोई हेडविंड आपको दिख रहे हैं? देखिए हेडविंड, देखिए ग्लोबल जो हेडविंड्स हैं उसमें हो सकता है और हमको ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ का ऑब्जर्व करना चाहिए केयरफुली। लेकिन अगले 2 क्वार्टर में मुझे लगता है अनलेस कि कोई बहुत बड़ा डिसरप्शन ग्लोबली हो जाए और कोई चीज़ हो जाए, मुझे लगता नहीं कोई खासा फ़र्क पड़ेगा डिमांड के ऊपर। मे बी अप्रैल क्वार्टर में देखेंगे क्योंकि अभी देखिए इंटरेस्ट रेट वापस एक्सपेक्टेड है इंक्रीज़, फेड का आएगा, उसके बाद आरबीआई का आएगा तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, लेकिन उससे आज की डेट में ईएमआई पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डिमांड पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मे बी अप्रैल क्वार्टर से हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या रहता है और तब तक कैसे ये पैन आउट होता है। हाँ, थोड़ा लैग इम्पैक्ट भी होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए अभिषेक, हम लोग एक एनालिसिस है ये मेरा कि आईटी सेक्टर जब बूम करता है तो रियल एस्टेट भी उसके साथ चलता है, क्योंकि वहाँ पे सैलरी हाइक्स बड़ी जल्दी जल्दी होती है। इस बार तो मैंने सुना 2-3 बार अप्रिसिएशन हुए लोगों के, अप्रेजल्स करे गए और बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी मिले, लेटर्स मिले सब। लेकिन अभी कुछ दिनों से, मतलब 2-1 महीने से कह सकते हैं आप कि आईटी कंपनीज ने भी, अब खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नए लड़कों को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं या फ्रीज कर रहे हैं, या इस तरह की खबरें आना शुरू हुई हैं। तो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है या हाई टिकट साइज स्पेंडिंग है, जिसमें घर भी शामिल कर लीजिए आप, उस पे ऐसे नेगेटिव ग्रीन शूट्स आपको दिख रहे हैं क्या? ये बहुत ही मतलब एक ट्रेंड दिखता है। नीरज, ये आपने कुछ हद तक बात सही की, लेकिन आज जो डिफरेंस है ना, वो ये फ़र्क है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक सेक्टर के चलते नहीं बढ़ रही है। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री में बढ़ी है। क्रेडिट पिकअप हुआ है। आप मतलब सारे अभी आप कुछ समय पहले बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर रहे थे। और इंडियन मार्केट आज की डेट में आउटशाइनिंग मार्केट है ग्लोबली। तो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग आ रही है कंट्री में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, इसकी वजह से अगर कोई स्लो डाउन दिखता है, जो कि आज एविडेंट नहीं है, आईटी सेक्टर में, वो भी मेरे हिसाब से अपने डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी से कवर हो जाएगा। तो आज मुझे लग नहीं रहा है कि कोई ऐसा रीज़न है कि मार्केट में कोई कंसर्न होना चाहिए डिमांड को लेकर के। आईटी सेक्टर का क्या रहता है अगले 6 महीने में हम लोग को समझ में आएगा। लेकिन यू आर राइट कि काफ़ी इंक्रीमेंट्स हुए हैं और काफ़ी अच्छा डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में आया है, तो फिर डिमांड ऑफ कोर्स हर प्रोडक्ट की बढ़ी है और ऑफ कोर्स हाई वैल्यू प्रोडक्ट की बढ़ी है। लेकिन आई थिंक कि ये हमारी कंट्री एक बहुत यूनिक पोजीशन में है इकोनॉमिक एक्टिविटी और ग्रोथ को लेकर के, तो मुझे लगता है कि ये डिमांड उसकी वजह से चलती रहेगी, क्योंकि आगे जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में और जो इम्पैक्ट मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे भी होने वाला है, उससे काफ़ी आई थिंक ये बुलिशनेस जारी रहेगी। अभिषेक, आप लोग मुझे कितने लॉन्चेस के लास्ट क्वार्टर में या अभी करने वाले हैं, इस बारे में बताइए। और प्राइस राइज आपने कितनी ली है पिछले 4-6 महीने में? जी, देखिए न्यू लॉन्चेस इस साल में हमारे पास जो है वो करीब 12 न्यू लॉन्चेस हैं 16 मिलियन स्क्वायर फुट की। उसमें से 6 मिलियन पूर्वांकरा की है, 6 मिलियन प्रोविडेंट की है और 4 मिलियन पूर्वा लैंड प्लॉटेड डेवलपमेंट की। इसके अलावा एक हम 2.7 मिलियन स्क्वायर फुट कमर्शियल का कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, जिसमें से 8 लाख शुरू कर चुके हैं और बाकी का जो कंस्ट्रक्शन है वो हम अगले क्वार्टर में शुरू करेंगे। तो
तो ये हमारा लॉन्च का पाइपलाइन है। और जहाँ तक हमारा परफॉर्मेंस का सवाल है, हमें जो विजिबिलिटी दिखाई दे रही है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। प्रीवियस ईयर से अच्छा परफॉर्मेंस डेफिनिटली रहेगा। प्राइस राइज अभिषेक, या नीरज? दाम कितने बढ़ाए आपने पिछले 3-6 महीने में? नीरज, पर स्क्वायर हमने फीट का थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दीजिए। जी। नीरज, करीब 6 to 7% इंक्रीज पिछले 6 महीने में हुआ है अक्रॉस द बोर्ड। एक आधा प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंक्रीज हुआ है जहां हमारे पास सप्लाई नहीं है और माल काफ़ी कुछ बिक चुका है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन के स्टेज पे है। तो ओवरऑल 6 to 7% इंक्रीज आप एवरेज मान के चलें। 6 to 7%। अच्छा, मुंबई के कई बिल्डर्स से बातचीत हम लोग करते रहते हैं, तो वो लोग का ये मानना है कि यहाँ का मार्केट तो बहुत ही हॉट है और बड़े वाले जो फ्लैट है ना 3, 4, 5 BHK वाले, वो बहुत बिल्कुल हॉट केक की तरह बिक रहे हैं। आप लोगों की क्या प्लान, क्या योजना, किस तरह से इसको ट्रीट कर रहे हैं? जी, ये ट्रेंड अक्रॉस द कंट्री है बड़े घर बिकने का। और हमारे यहाँ भी साउथ में या नॉर्थ में, वेस्ट में, सब जगह पे बड़े घर बिक रहे हैं क्योंकि कोविड के बाद लोगों को एक्सपीरियंस हुआ कि एडिशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट है। और ये एक जनरल ट्रेंड हो गया है अक्रॉस द कंट्री टू मूव इनटू न्यूअर हाउसेज एंड अपग्रेड के लिए भी और बड़े घरों के लिए भी। और एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो हमको दिखाई दिया है जिसमें मिलेनियल्स का परचेज बढ़ गया है। जहां हम एक एब्सोल्यूट नंबर में तो काफी बढ़ा है लेकिन परसेंटेज में डबल हो गया है जो हम एंट्री लेवल फर्स्ट होम बायर की बात कर रहे हैं। तो और मिलेनियल कैटेगरी में फर्स्ट होम बायर की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल आई थिंक ये जो लार्जर होम का ट्रेंड है ये अक्रॉस द कंट्री, और मुझे लगता है अभी कुछ समय चलेगा ये। फिर देखते हैं आगे कैसा रहता है, बट जनरली एक रियलाइजेशन है मार्केट में बड़े घर खरीदने के। मुंबई मार्केट्स के आपके प्लान्स? जी सॉरी? मुंबई मार्केट में आपके क्या प्लान्स? मुंबई में हमारा ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट है, एक प्रोविडेंट के अंदर और एक पूर्वांकरा के अंदर, और एक नया प्रोजेक्ट हम लॉन्च करेंगे कमिंग क्वार्टर में गोरेगांव में। और न्यू एक्विजिशन पाइपलाइन काफ़ी हॉट है और हम एक्विजिशन करेंगे और लॉन्चेस करेंगे अगले आप मुझे लगता है 12 महीने में आप देखेंगे न्यू एक्विजिशंस और लॉन्चेस होंगे। पूना में भी हमारा इसी तरह का प्लान है। पूना में इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट एक लॉन्च तो डेफिनेटली होगा, इफ नॉट 2। मोस्ट लाइकली लग रहा है कि 2 लॉन्चेस होने चाहिए एडिशनल। तो ओवरऑल वेस्ट में हमारा फोकस डेफिनेटली है, एक इंडिपेंडेंट टीम सेटअप की गई है स्पेशल फोकस के लिए। तो स्ट्रेटेजिक फोकस है इन्वेस्टमेंट का और न्यू ग्रोथ का वहाँ पे। तो डेफिनेटली आप देखेंगे हमारी एक्टिविटी बढ़ेगी वहाँ में। अभिषेक, थोड़ा सा एक ऑफ बीट अलग हटके क्वेश्चन है। आपने भी मिलेनियल का जिक्र किया कि वो ले रहे हैं घर और बहुत चला। आजकल के जो नए युवा लोग हैं वो एसेट लाइट होना चाहते हैं, वो अपने सर पे कोई अदर देन फाइनेंशियल एसेट्स लेते नहीं हैं। देखिए, कार भी बहुत कम खरीदते लोग, ओला उबर से काम चला लेते हैं। तो घर खरीदने का जो ट्रेंड आप बता रहे हैं ये दिख रहा है, ये एक बड़ा चेंज है। थोड़ा ये साइकोलॉजी मेरे को समझाइए, आप लोग तो बहुत इंटरेक्ट करते होंगे ना उनसे। जी बिल्कुल। ये चेंज मुझे लगता है 2 रीजन से आया। एक तो किराए काफी बढ़ गए हैं अक्रॉस द कंट्री। तो जब किराया बढ़ जाता है और ईएमआई घट जाता है तो जो आर्बिट्राज जो सेविंग है वो काफी कम हो गई, एक। दूसरा, पहले उनको लगता था कि नहीं हम किराए पे एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन कोविड के दौरान समझ में आया कि आप अपने घर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी जहाँ पे आप रहते हैं वो आपको अलग तरह से ट्रीट करती है और जो ओनर है एसोसिएशन उसको अलग तरीके से ट्रीट करती है। तो ये सब रियलाइजेशन हुआ कि आपको अपना घर रहना चाहिए और उसमें अप्रिसिएशन भी है, अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटी है। ये रियलाइजेशन आई थिंक वो अब काफी कुछ आ रहा है मिलेनियल्स के अंदर, और मुझे लगता है इसकी वजह से एक ये चेंजिंग ट्रेंड है जिसकी वजह से ये डिमांड सस्टेन रहेगी। बिकॉज अब वो कि हम साथ में रह लेंगे, कोलिव में रह लेंगे या साथ में रेंट पे रह लेंगे या फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जिसमें वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो उसकी वजह से एक ये भी हो गया कि कोई बात नहीं, अगर हमारा घर यहाँ इस लोकेशन में है तो एक लोकेशन में तो है, हमारी सिक्योरिटी है और हम रिमोट वर्किंग भी पार्शियली कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रेंड के चलते लोगों का एक नजरिया बदला है। अच्छा इनपुट है ये। और कोविड की वजह से लोगों की थोड़ी साइकोलॉजी बदली भी है, खाओ पियो थोड़ा ऐश करो, पता नहीं क्या हो जाए कल को, इसलिए अच्छे घर में रह के मजे ले लो। ये मतलब लाइटर नोट में मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक साइकोलॉजी लोगों की बदली है, इसलिए लोग अपग्रेड कर रहे हैं, बड़े घरों में जा रहे हैं। ये मैंने कई बिल्डर से पूछा, कई रियल एस्टेट की जाइंट से पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ ये एक चेंज है लोगों के अंदर थोड़ा सा। वो पहले था हिकअप होता था, अरे छोड़ो काम चल जाए, अभी नहीं, अभी तो पता नहीं कल क्या हो, तो थोड़ा सा पैसे वैसे खर्च करके अपग्रेड करें। अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इस फेस्टिवल सीजन में एक बहुत अच्छी खबर है कि रियल एस्टेट चल रहा, मतलब फिर सारी इकोनॉमी चल रही, तो बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का योगदान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर और शुभकामनाएं अगले क्वार्टर्स के लिए। आपके लिए भी थैंक यू। इस समय आपकी स्क्रीन पे जो विजुअल्स दिख रहे हैं ये हैं हीरो मोटो के, जिन्होंने एक गाड़ी लॉन्च की है जिसका नाम है विदा V1। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, EV स्कूटर है, और ये बहुत इंतज़ार था कि जो बड़ी जायंट कंपनी है उनकी तरफ से क्यों नहीं आ रहा, तो हीरो मोटो ने आज ये लॉन्च किया है। यहाँ पे ये दीपाली राणा हमारी जो ऑटो एक्सपर्ट हैं वो इसको कवर करें, कोशिश करेंगे उनसे हम जुड़ें, उनसे बातचीत करें, पूछें कि इसके बारे में और डिटेल क्या है। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हीरो मोटो ने फाइनली ये विदा से पर्दा उठा दिया है। VIDA विदा क्या है, मैं इससे दीपाली से पूछूंगी इसको कैसे प्रोनाउंस करें। छोटा सा ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे मार्केट को। स्वागत है एक बार फिर से आपको। और स्क्रीन पे आपकी जो तस्वीरें हैं विडा, ये एक हीरो मोटो की तरफ से इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया। ज़्यादा जानकारी हमारी संवाददाता दीपाली राणा देंगी जो ऑटो एक्सपर्ट भी हैं। दीपाली बताइए क्या है ये, पहले तो बताइए विदा है VIDA, क्या पढ़ूं मैं इसको? इसे कंपनी विडा के नाम से प्रोनाउंस कर रही है। और नीरज जी, विडा एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आर्म है हीरो मोटोकॉर्प की, जिसको इसी साल मार्च में कंपनी ने फॉर्म किया था दुबई में। काफी बड़ा इवेंट किया था इन्होंने, और अब उसके तहत कंपनी अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे आज लॉन्च कर दिया है। डिटेल्स हालांकि अभी आनी बाकी है क्योंकि सीधे लॉन्च के विजुअल्स हमने भी अपने व्यूअर्स को दिखाए। जो डिटेल्स हमारे पास है उसके मुताबिक ये 2 वेरिएंट्स में लॉन्च हो चुका है, अब डिटेल्स अभी आना शुरू हुई हैं। और कंपनी से आंध्र प्रदेश में जो यूनिट है वहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। फिलहाल जो ये लॉन्च किया है, ये जो सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी है जयपुर में हीरो मोटोकॉर्प की, यहाँ इसे लॉन्च किया गया। लेकिन कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि EV 2 व्हीलर में जो कंपनी अपना पहला कदम रख रही है विडा के साथ, और इसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी ने की हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट ऑफरिंग है, अभी और डिटेल्स अवेटेड है, लेकिन इतना समझ लीजिए विडा हीरो मोटोकॉर्प की EV आर्म, जिसके तहत पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ने आज लॉन्च किया है। चार्ज में 150 किलोमीटर जाए ये लग रहा है। 150 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर ये करेगी। इसमें 3 किलोवाट और 4 किलोवाट 2 बैटरी पैक के साथ कंपनी इसे लॉन्च कर रही है। और रेंज की वजह से भी ये स्कूटर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे कंपटीशन और इंटेंस होगा, क्योंकि ज्यादातर 2 व्हीलर जो हैं वो ज्यादा रेंज वाले प्रोडक्ट को पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने 80, 100, 120 किलोमीटर तक की रेंज देखी है। और इस कड़ी में अब 150 किलोमीटर तक की रेंज ये स्कूटर ऑफर करेगा। 2 अलग अलग बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ ये लॉन्च होगा, जिसमें 3 किलोवाट और 4 किलोवाट है। तो अभी और डिटेल्स आएंगी। प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, प्राइस अभी हमें मालूम नहीं पड़ा है, अब धीरे धीरे डिटेल्स आना शुरू होंगी तो प्राइसेस भी हम बताएंगे। एनी गेस, लाख 1.5 लाख की रेंज में होना चाहिए मेरे ख्याल में, 1 से 1.5 लाख के बीच में। नीरज जी, जिस सेगमेंट में इसका कंपटीशन, अगर आप बाकी देखेंगे ओला के S1 Pro, Ather 450 इनसे हो रहा है, तो मान के चलिए उनके उसी प्राइस के आसपास होना चाहिए। तो 1 लाख 1.5 लाख इसी रेंज में इसकी प्राइसिंग हो सकती है। ठीक है दीपाली, आप जानकारी इकट्ठा करिए, हम दोबारा आपके पास आएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, इवेंट है, क्योंकि हीरो मोटो की इस बाइक का इंतजार पूरे देश को था, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी की तरफ से ये पहल थोड़ी डिले हुई, लेकिन अब जो आई है तो धमाकेदार पेशकश है। 150 किलोमीटर की अगर रेंज है तो सिटी के लिए बहुत ही सफिशिएंट है, और प्राइसिंग भी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में हो सकते हैं। थोड़ी देर में इसकी पूरी पुख्ता जानकारी दीपाली हमारे लेके आएंगी। इस शो में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपके लिए बनेगी कमाई